नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा। ट्रांसलेशन जो हमारा टेंस बेस पे होगा, मतलब टेंस पर आधारित ट्रांसलेशन को मैं आज करना आपको सिखाऊंगा और इसके बारे में चर्चा करूंगा। ट्रांसलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि बिना ट्रांसलेशन जाने और हम इंग्लिश पे अच्छी पकड़ नहीं बना सकते। तो इंग्लिश पर अच्छी पकड़ बनाना हो तो हमको ट्रांसलेशन सीखना अत्यंत आवश्यक है। और ट्रांसलेशन में सभी कुछ सीखने से पहले टेंस को सीखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बिना टेंस को सीखे हम आगे ट्रांसलेशन को करने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए सबसे पहले हम टेंस का अध्ययन करेंगे और टेंस का अध्ययन करने के बाद ही हम ट्रांसलेशन के जटिल जो ट्रांसलेशन आता है, जो जटिल वाक्य आते हैं उनके ट्रांसलेशन बनाना हम सीखेंगे। लेकिन यह सब कुछ होगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप होगा। तो सबसे पहले मैं टेंस पर आधारित वाक्यों का मैं ट्रांसलेशन आपको सिखाऊंगा, उसके बाद मैं अन्य चीज़ों को मैं बारे में चर्चा करूंगा। तो ट्रांसलेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन अगर लिखना चाहते हैं तो हमको अगर थोड़ा सा हमको अगर ट्रांसलेशन के बारे में जानकारी है तो हम आसानी से हम वाक्यों को बना सकते हैं और वाक्यों को बनाकर उसको हम अपने मतलब क्वेश्चन और आंसर उसको हम लिख सकते हैं। अगर हमको ऐसे राइटिंग करना हो या एप्लीकेशन लिखना हो या लेटर राइटिंग करना हो तो यदि हम ट्रांसलेशन को जानते हैं तो हमको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलता है और इससे बहुत ही आराम से हम इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम गलत शब्दों का मतलब यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ट्रांसलेशन अगर आता है तो हम हमेशा सही शब्दों का यूज़ करेंगे। बस थोड़ा सा इसमें आपको ये मेहनत करना होगा कि इसमें आपको कुछ जैसे शब्दों के मतलब इंग्लिश आपको याद करने पड़ेंगे, उसका मीनिंग याद करना पड़ेगा। तो अगर इन सब चीज़ों को याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप ट्रांसलेशन बनाना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और ट्रांसलेशन में बहुत सारे कठिन शब्द आते हैं, तो अगर कठिन शब्द आते हैं, अगर उनके मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप उन शब्दों को नोट कर लीजिए कॉपी पे और नोट करके उनको याद कर लीजिए। और याद कर लेंगे तो उसका जब कभी भी अगर भविष्य में उसका प्रयोग होगा तो आप आसानी से उन सब चीज़ों का प्रयोग कर लेंगे। तो अब चलिए, अब मैं ट्रांसलेशन के बारे में आपको टेंस पर आधारित वाक्यों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त हो सके और जिससे जो भी मैं वीडियो नया अपलोड करूंगा उसकी सूचना आपको बराबर मिलती रहेगी। क्योंकि मैं हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। निश्चित रूप से यह वीडियो जो होगा आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये ट्रांसलेशन पे मैं अपना एक डिटेल चीज़ प्रस्तुत करूँगा। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपका नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिएगा। तो और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरा यह प्रयास आपको उचित लगे और आपका मेरा यह प्रयास जो आपको सार्थक लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक जो कि ट्रांसलेशन पर आधारित है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि ट्रांसलेशन क्या मतलब कैसे करना है और किन किन वाक्यों का ट्रांसलेशन किस टेंस के आधार पर होता है, ये सभी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो ये समझ लीजिए कि जो टेंस यानी कि समय होता है, टेंस को काल भी कहते हैं, समय भी कहते हैं। तो टेंस यानी जो समय होता है वह 3 प्रकार का होता है, क्योंकि यह 3 प्रकार से पूरा ब्रह्मांड का समय हम निर्धारित करते हैं कि और ये पूरे जगह ये जो समय होता है यही 3 होते हैं। चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाएं तो समय का जो मतलब डिफरेंस है, समय का जो विभाग मतलब अंतर है या समय का जो प्रकार है वो 3 ही प्रकार के होते हैं। तो तीनों प्रकार के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, टेंस का अर्थ होता है काल मतलब समय। तो समय का निर्धारण हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। दूसरा पास्ट टेंस में करते हैं और जो तीसरा मेरा होता है परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो टेंस 3 ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान समय जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हम लोग जीते हैं, जो चलता है, यानी कि जो आज की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस होता है। आज मतलब अभी, आज अभी, ये सब अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट टेंस मतलब होता है कि हमारा जो आज है अगर वो बीत जाएगा, ठीक है, तो बीत जाएगा तो निश्चित रूप से नया मतलब कल आता रहेगा।
और जो आज है वह बीता हुआ कल में परिवर्तित होता रहता है। तो जो बीता हुआ कल है उसको हम पास्ट टेंस करते हैं, क्योंकि ये भूतकाल होता है, ये बीत जाता है, इसको भूतकाल हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश से इसको पास्ट टेंस करते हैं। तो यह बीता हुआ समय होता है। फ्यूचर टेंस इसी प्रकार जैसे वर्तमान है तो बीता हुआ है, तो आने वाला भी समय होता है, तो आने वाला जो समय होता है वो फ्यूचर टेंस होता है, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब कि यही 3 समय में हम विचरण करते रहते हैं और यही 3 समय से हम प्रभावित भी होते रहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। यदि हम बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में या तो हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं या पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं या फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और कोई प्रकार तो होता नहीं है। तो निश्चित रूप से जो हमारा टेंस होगा, काल होगा और उस पर आधारित जो ट्रांसलेशन होगा वह इन्हीं 3 बिंदुओं को लेकर होगा। इन्हीं 3 जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को लेकर होता है। यानी कि या तो हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान समय में, या हम बात करेंगे पास्ट टेंस में, भूतकाल में, या हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में। इसके अलावा और कोई भी समय नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा अब ये समझ लीजिए कि जैसे ये जो टेंस होते हैं, ये काल होते हैं, ये तो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होते हैं। लेकिन इसमें प्रत्येक जो टेंस होता है उसको 4-4 मतलब भागों में और विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक का 4 टेंस होता है, 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका। इस प्रकार से कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। अगर पूछा जाए कि कुल टेंस कितने होते हैं तो कुल मुख्य टेंस तो 3 ही होते हैं, लेकिन कुल टेंस मिलाकर कुल 12 होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस होते हैं, पास्ट टेंस में 4 टेंस होते हैं और फ्यूचर टेंस में भी 4 टेंस होते हैं। और ये होते कौन कौन सा है, ये चारों का मैं बता रहा हूँ। इसका जो चारों का विभेद है, इसमें पहला जो होता है प्रेजेंट, जैसे हो गया इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा जो होता है परफेक्ट, और चौथा जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये जो 4 इनके विभेद हैं, तो ये चारों को हम से 12 टेंस बना लेते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 हो गए। इसी बात पास्ट का देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4-4 8 हो गए। इसी प्रकार फ्यूचर का देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से कुल मिलाकर 12 टेंस होंगे। ठीक है, तो 12 टेंस, यही ये जो 4 होते हैं, ये 4 इन तीनों के प्रकार होंगे, तो 4 टाइम 12, कुल 12 टेंस हो गए। अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब इसमें जो कोई कार्य जो किया जाता है या होता है उसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं बता पाते हैं, तो इसलिए उसको अनिश्चित बोलते हैं। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यानी इसका मतलब है कि वर्तमान में कुछ अनिश्चित बातें की गई है, तो इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। और अगर पास्ट टेंस में इंडेफिनिट होगा तो ये कहेंगे कि भूतकाल में कोई ऐसी बात कही गई है जिनका मतलब कोई पुष्टि नहीं कर सकता, ये इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। इसी का फ्यूचर टेंस में कि कुछ अनिश्चित बातें अगर फ्यूचर टेंस में करें, भविष्य काल में करें, तो उससे भी जो हमारा जो कुछ भी होगा वो अनिश्चित होता है। तो ये अनिश्चितता का बोध कराता है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है मतलब लगातार। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार। तो कभी कभी क्या होता है कि कार्य जो किया जाता है या होता है तो वह समाप्त न तो समाप्त होता है न तो शुरू होता है। तो जब शुरू और समाप्त न होता है तो उसके बीच का एक समय होता है, वह समय जो होता है कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। कॉन्टिन्यूअस होता है लगातार। जैसे तो अगर जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर बात करते हैं तो यानी कि कोई कार्य वर्तमान में लगातार हो रही है या कोई कार्य वर्तमान में किसी कार्य को किया जा रहा है। उसी प्रकार पास्ट टेंस में कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि भूतकाल में कोई कार्य हो रही थी, ठीक है, और या भूतकाल में कोई कार्य किसी चीज़ पर कार्य किया गया था, किया जा रहा था। ठीक है, इसे अब फ्यूचर टेंस होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। और फ्यूचर जैसे फ्यूचर मतलब भविष्य में कोई कार्य लगातार होगा या होने मतलब या किसी काम पर किया जाएगा, यानी कि ये सब अगर होगा तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। अब परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। तो पूर्ण क्या है, मतलब कि कोई कार्य कंप्लीट हो जाए, कोई कार्य समाप्त हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो वो परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। यदि वर्तमान में कोई कार्य पूर्ण हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, यदि भूतकाल में कोई कार्य पूर्ण हो जाए तो पास्ट परफेक्ट होगा,
यदि फ्यूचर में कोई कार्य पूर्ण हो जाए तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो इस प्रकार जो परफेक्ट टेंस होता है। तो अब इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। इसमें सेकंड और थर्ड का ये कम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है कि कोई कार्य पूर्ण भी हो जाता है और कोई कार्य लगातार भी होता रहता है। तो ये दो भाग में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक भाग में कार्य पूर्ण माना जाता है, दूसरे भाग में कार्य लगातार होता रहता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि कार्य पूर्ण भी होना और लगातार भी होना, ठीक है। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आगे डिटेल में। तो ये पहले समझ लीजिए कि 4 टाइप कुल 12 टेंस होते हैं। अब 12 टेंस पे हम एक एक कर आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक ठो। सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब होता है कि वर्तमान में अनिश्चित समय, वर्तमान का अनिश्चित काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसमें सबसे पहले आप वाक्यों को पहचानें, ठीक है, वाक्य को कि ये किस टेंस में है। क्योंकि अगर हम टेंस को लगाने से पहले हमको सबसे पहले वाक्य को पहचानना होता है। यदि हम वाक्य को पहचान लेंगे तभी हम उपयुक्त नियम का प्रयोग करते हुए टेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए वाक्य के अंत में इसमें ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आते हैं। पहचान में क्या लिखेंगे, ता, ती, ते, ता, ती, ते हैं, ये सभी चीज़ें आते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते है, ये सभी चीज़ें आते हैं। तो अगर वाक्य के अंत में ता, ते, ती और बाद में हैं आते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो पहचान तो हमको समझ आ गया। अब इसके मैं कुछ उदाहरण देता हूँ कि जैसे कैसे कैसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जैसे वह खाना खाता है, वह आम खाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह जैसे तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, तुम यह कार्य नहीं करते हो, क्या तुम यह कार्य करते हो, क्या तुम यह कार्य नहीं करते हो, इस टाइप के अगर बात लास्ट में देखिए तातेती आते हैं, सीता खाना बनाती है या क्या सीता खाना बनाती है। तो इस प्रकार से अगर चीज़ें आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये तो स्पष्ट हो गया कि इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आते हैं। अब इसमें नियम क्या है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम पहचान लेते हैं, सपोज कीजिए हमने पहचान लिया कि ये फला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान तो लिए, उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके लिए हमको कुछ रूल्स हैं। तो पहला नियम देखिए, रूल पहला रूल ये है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आता है, सी आता है, इट आता है और नेम, कोई नाउन्स, ठीक है, ये सब अगर आते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि यस यस रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसको पीपी रूल बोलते हैं, ठीक है। अब ही, सी, इट और नेम, इन सब को छोड़कर जितना भी सब्जेक्ट होगा वो सब प्लूरल हो जाएंगे। तो अगर समझ लीजिए अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब में क्या होता है, इसमें जैसे होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है वर्ब
जो होते हैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और जो प्लूरल वर्ब होता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आता है बस। तो ये समझ लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब ये चीज़ हो गया। अब दूसरा चीज़ देखिए, निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर वाक्य निगेटिव हो, निगेटिव का होता है नकारात्मक, यदि अफर्मेटिव हो तो हम पहला नियम लगाएंगे, और अगर निगेटिव हो तो हम दूसरा नियम लगाएंगे। कि निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग वर्ब के ठीक पहले किया जाता है, तो इनका प्रयोग होगा वर्ब के ठीक पहले, यानी कि जैसे डू नॉट या डज नॉट लिखने के बाद, डू या डज के बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूल सेकंड है। ठीक है, और इसी रूल में अगर नेवर आ गया, सपोज कीजिए, क्योंकि निगेटिव में नेवर भी आ सकता है, तो अगर नेवर आ गया तो हम क्या करेंगे, उसमें रूल फर्स्ट ही लगाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यदि निगेटिव सेंटेंस में नेवर मतलब कभी नहीं आता है तो रूल फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि निगेटिव सेंटेंस में नेवर आ जाता है तो रूल फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि यस और पीपी रूल करते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये मेरा रूल सेकंड हो गया। अब इसके बाद हम रूल थर्ड की बात करते हैं। रूल थर्ड, रूल थर्ड होता है इंट्रोगेटिव वाक्य के लिए, कि इंट्रोगेटिव वाक्य जो हो, अगर वह हो तो क्या करेंगे हम। तो अगर इंट्रोगेटिव वाक्य आ जाता है तो इंट्रोगेटिव वाक्य में हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइप का है कि सेकंड टाइप का है। तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का मतलब क्या होता है, कि जो फर्स्ट टाइप होता है इसमें जो होता है वाक्य का आरंभ क्या से होता है, और सेकंड जो टाइप होता है इसमें जो प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं वो वाक्य के मध्य में आता है। तो इसमें रूल थर्ड में, तो अगर फर्स्ट टाइप का हो तो फर्स्ट टाइप का हो तो क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू या डज जो होता है इज यूज्ड बिफोर
द सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर जैसे पहला फर्स्ट टाइप का जैसे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के पहले करते हैं। तो यहाँ जो डू या डज है वह जो होता है क्या के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब क्या करना है, ट्रांसलेशन करते समय हम क्या का कोई मीनिंग नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह डू या डज है वही क्या का शब्द जो है वो पहले उच्चारित कर देता है। तो ये पहला चीज़ हो गया। और अगर फॉर सेकेंड टाइप का अगर होगा तो क्या करेंगे, फॉर सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें जो होता है कि सब क्या कहते हैं, वी यूज WH वर्ड इन द फोरमोस्ट। ठीक है, एट द फोरमोस्ट प्लेस। तो सबसे आगे हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। देन वी यूज डू और डज बिफोर सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद हम सबसे पहले WH वाला होता है हु, वाट, वाई, व्हेन, वेयर, वेंस, ये सब जो होता है WH होता है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड जो होता है जो वाक्य के मध्य में आता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, उसके बाद डू या डज लगाते हैं जैसा मतलब क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये मतलब हमारा जो था वो रूल थर्ड था। आज के बाद रूल फोर्थ की बात करते हैं। रूल 4, जो रूल 4 होता है वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि यह जस्ट लाइक रूल 3 बट नॉट इज यूज्ड आफ्टर डज, डू या डज और सब्जेक्ट। तो हम नॉट का प्रयोग या डू और डज के ठीक बात कर सकते हैं या सब्जेक्ट की बात करते हैं। नियम मेरा रूल थर्ड वाला ही होगा क्योंकि यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। तो रूल थर्ड में जो नियम है वही नियम हम इसमें लगाएंगे। बस अंतर यह रहेगा कि नॉट का प्रयोग या डू डज के साथ लगा सकते हैं, हो जाता है, उससे भी हो जाता है, या फिर सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो ये सब जो नियम है जो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यह नियम को मैं अब एग्जाम्पल से आपको सिखाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से वाक्य बनना है। जैसे मान लीजिए आ गया राम प्रतिदिन बाजार जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, SVOC रूल। ठीक है, SVOC ये जो हर ट्रांसलेशन में आता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट, इस क्रम में ही हमको लिखना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम। ठीक है, वर्ब जाता है, तो राम सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, तो हो जाएगा राम गोज जाता है। कहाँ जाता है, टू द मार्केट, बाजार जाता है। कहाँ जाता है, डेली, प्रतिदिन। ये मेरा शेष वाक्य हो गया। तो राम गोज टू द मार्केट डेली। अब यहाँ टू का जो प्रयोग हुआ है, यह टू प्रीपोजिशन है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो राम मतलब मार्केट को जाता है, या को के लिए टू का प्रयोग कर देते हैं। मतलब यहाँ पे बाजार को जाता है, तो यहाँ को हम लिखते नहीं हैं हिंदी में, लेकिन ये समझ लीजिए कि यहाँ को छिपा हुआ है।
तो को के लिए टू का प्रयोग कर देते हैं। तो राम गोज टू द मार्केट डेली। ठीक है, अब यही बात अगर निगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, राम प्रतिदिन बाजार नहीं जाता है। ठीक है, ये निगेटिव वाक्य हो गया। तो चीज वही है, अब इसमें नकारात्मक या सेकंड रूल का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा राम। अब यहाँ देखिए डू नॉट का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं और डज नॉट का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं। तो यहाँ राम सिंगुलर है इसलिए डज नॉट, तो हो जाएगा राम डज नॉट गो टू द मार्केट डेली। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ डज लगा देते हैं ना, कि यहाँ की गोज नहीं लगाना होगा, क्योंकि जो डज है ये सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे एक बार यस लगा दिए हैं तो दो बार हमको इसमें यस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यस या यस डज में आता है। तो यहाँ पे यस या यस नहीं लिखना है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही का प्रयोग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डज नॉट गो होगा, डज नॉट गोज नहीं। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लीजिए यही में निगेटिव आ जाए कि राम कभी भी बाजार नहीं जाता है। ठीक है, राम कभी भी बाजार नहीं जाता है। तो देखिए निगेटिव ही है, लेकिन यहाँ कभी नहीं का प्रयोग हुआ है, नेवर का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हम रूल फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा राम नेवर, नॉट के लिए नेवर गोज टू द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ राम नेवर गोज टू द मार्केट होगा। राम यहाँ पे अब डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, यस यस पीपी रूल। तो राम नेवर गोज टू द मार्केट। तो ये मेरा दो नियम हो गया। अब सपोज कर लीजिए अब ये इंट्रोगेटिव वाक्य भी ऐसा हो सकता है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में जैसे हो जाता है, जैसे ये 4th एग्जाम्पल है, क्या राम प्रतिदिन बाजार जाता है। सपोज कर लीजिए ये है, क्या राम प्रतिदिन बाजार जाता है। तो यहाँ पे देखिए राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डू या डज आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे डज आगे आ जाएगा, डज राम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद वर्ब गो टू द मार्केट डेली, पर्सनल सेक्शन। तो यहाँ डज राम गो टू द मार्केट डेली। अब इसी में जैसे इसी में पांचवा लिखिए इंट्रोगेटिव में ही, क्या राम प्रतिदिन बाजार नहीं जाता है। ठीक है, अब देखिए ये अफर्म जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य है, तो इसमें भी वैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डजेंट, डज नॉट को डजेंट भी कर सकते हैं, डजेंट राम गो टू द मार्केट डेली। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिख सकते हैं, चाहे मैं एक तरीका और बताया था कि चाहे नॉट को डज के बाद लिखते हैं और चाहे नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा डज राम नॉट गो टू द मार्केट डेली। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, दिस इज ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल देता हूं। सातवां एग्जाम्पल मान राम प्रतिदिन बाजार क्यों जाता है, क्यों जाता है।
अब ये देखिए इंट्रोगेटिव वाक्य तो है, लेकिन यह सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो इसमें क्या होता है, जो क्यों है प्रश्नवाचक चिन्ह है वो वाक्य के मध्य में आया है। तो वाक्य के मध्य में आने के कारण इसका ट्रांसलेशन हम पहले करते हैं। तो क्यों को हम लिखेंगे वाई डज राम, ठीक है, गो टू द मार्केट डेली। यहाँ पे बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वाई जो लगा, जैसे हम कहे ना कि इसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसको पहले लिखकर हम रूल फर्स्ट लगाते हैं। तो रूल फर्स्ट के हिसाब से जैसे जो प्रथम प्रकार का इंट्रोगेटिव वाक्य का जो ट्रांसलेशन है, अगर इसको हटा दे तो इसी प्रकार से करते हैं। तो बस यहाँ पे जो वाई है उसी को जस्ट आगे आ जाता है और कुछ करना नहीं है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द उसको आगे कर देते हैं। उसके बाद डू डज का प्रयोग करके सब्जेक्ट लिखते हुए हम वाक्य को कंप्लीट करते हैं। दूसरा देखिए 8वां, राम प्रतिदिन बाजार क्यों नहीं जाता है? जाता है। अब यहाँ देखिए क्यों नहीं जाता है, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव वाक्य है और नॉट नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लगाएंगे वाई डजेंट राम गो टू द मार्केट डेली, ठीक है। चाहे इसको ऐसे ही बना सकते हैं, वाई डज राम नॉट गो टू द मार्केट डेली, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से हम वाक्यों का ट्रांसलेशन किए हैं। तो निश्चित रूप से ये 8 एग्जाम्पल है, इससे आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस प्रकार हम ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किए हैं। कुछ और उदाहरण में दे रहा हूँ जिसमें हम, जैसे ये राम तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी मैं दे देता हूँ, तो उससे आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ आ जाएगा। जैसे अब देखिए प्लूरल के लिए मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे सपोज के लिए 9 है एग्जाम्पल, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो। तो तुम बाजार जाते हो तो इसका हो जाएगा, तुम का यू हो जाएगा, जाते हो गो टू द मार्केट, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तुम बाजार जाते हो, यार तुम जो है यू है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब गो टू द मार्केट। 10वां एग्जाम्पल देखो, तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो, तो इसका हो जाएगा यू डू नॉट गो टू द मार्केट, इस तरह से बन जाएगा। क्या तुम बाजार जाते हो? ये प्रश्नवाचक हो गया प्रथम टाइप का, तो इसका हो जाएगा डू यू गो टू द मार्केट बारह एग्जाम्पल देखो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? तो हो जाएगा डू यू नॉट गो टू द मार्केट। चाहे ऐसे बनाओ और चाहे डोंट यू गो टू
द मार्केट, चाहे ऐसे बनाओ, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, और इसी प्रकार और उदाहरण भी दे सकते हैं हम, जैसे 13 एग्जाम्पल देखो। तुम बाजार कब जाते हो? ठीक है, तुम बाजार कब जाते हो। ये देखो सेकंड टाइप का है इंट्रोगेटिव वाक्य, तो हो जाएगा व्हेन। ठीक है, व्हेन डू यू गो टू द मार्केट। 14 देखो, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया सेकंड टाइप का, तो हो जाएगा वाई डू यू नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं और बहुत सारे उदाहरणों से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लगाना सीख सकते हैं। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप एक्सरसाइज से आप अभ्यास कर सकते हैं। उससे आपको इनको समझने में काफ़ी सहूलियत मिल जाएगा, काफ़ी आराम से इसको समझ लेंगे। लेकिन जो मैंने नियम बताया है उसी नियम के अनुसार होगा। अब इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मैंने जो नियम बताया है उसी हिसाब से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी मैं उसी तरीके से मैं बताऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं शार्ट तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से इस शार्ट तरीके से मेरा ट्यूटोरियल भी छोटा होगा और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। तो अगर इसमें क्या होता है कि अफर्मेटिव वाक्य अगर आ जाता है, पहले हम इसका पहचान कर लेते हैं कि इसका पहचान में क्या होता है कि वाक्य के अंत में इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। तो इसका पहचान क्या है? रहा है, रही है और रहे हैं। इस टाइप के अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो वह हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की टेंस की पहचान हो गई। अब इसको मैं आपको बहुत ही सरल ढंग से और इसको सॉर्ट आउट करके मैं आपको बताता हूँ इसमें नियम में कैसे लगता है। तो इसमें देखिए, इसमें भी 4 प्रकार से वाक्य आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो यहाँ पे अफर्मेटिव है, तुम अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव है तो इसमें इज, एम, आर का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें इज एम आर का प्रयोग करना है। अब इज एम आर कहाँ लगेगा? इज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एम का प्रयोग हम आई के लिए करते हैं और आर का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो और वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर रहा, रही, रहे का उच्चारण किया करते हैं। नेगेटिव में इज एम आर तो लगेगा ही, उसके बाद नॉट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है? इज एम आर लगेगा, नॉट जो होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले लगेगा और वर्ब में आईएनजी ये होगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप, तो इसमें क्या होगा? इज, एम, आर जो होगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वर्ब आएगा। इस तरह से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हुए
फिर इसके बाद प्लस करके शेष वाक्य। और अगर सेकेंड टाइप हो तो यहाँ पे सेकेंड टाइप में क्या होगा, WH आगे आ जाएगा, फिर EJMR आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा, ठीक है। अब बाकी शेष वाक्य। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक चीज और बता देते हैं तो उसको आपको समझा देते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें फर्स्ट टाइप में इंट्रोगेटिव निगेटिव में इज, एम, आर के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है, प्लस शेष वाक्य। और सेकेंड टाइप अगर रहेगा तो WH, फिर इज, एम, आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है, प्लस शेष। तो यहाँ पे देखिए मैंने संक्षिप्त में सारे नियम को सॉर्ट आउट करके चारों नियमों को मैंने आपको बताया है। तो इसको मैं समझा देता हूँ कि अगर अफर्मेटिव हो तो इसमें EJMR जो हमारा होगा सहायक क्रिया होगी, और मेन क्रिया में ING लगाते हैं, ठीक है। बाकी यस भी उसी रूल से ही चलेंगे। निगेटिव रहेगा तो EJMR तो लगेगा ही, लेकिन नॉट जो होगा उसके बाद होगा, फिर मेन वर्ब में ING। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप है तो EJMR लगेगा, फिर उसका सब्जेक्ट आएगा, उसके मतलब मेन वर्ब में ING। और अगर सेकंड टाइप होगा तो WH पहले लिखेंगे, फिर EJMR लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो इसमें भी फर्स्ट और सेकंड टाइप है। तो देखिए यह नियम इसी नियम पर आधारित होता है, बस इसमें जो होता है कि WH जो है, ठीक है, उसकी पोजीशन हम फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप के अनुसार लिखते हैं। अगर फर्स्ट टाइप का हो तो WH नहीं लिखते हैं, सेकंड टाइप हो तो WH लिखते हैं। फर्स्ट टाइप में जो क्या होता है वो वाक्य शुरुआत में होता है, और सेकंड टाइप मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य में जो क्या होता है या क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब जो होते हैं वो वाक्य के मध्य में आते हैं। अगर यही वाक्य जो निगेटिव में हो तो नॉट का प्रयोग EJMR के जस्ट बाद भी कर सकते हैं या सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो इस प्रकार ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नियम कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसको उदाहरण से आपको स्पष्ट करता हूँ, एग्जाम्पल से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, करीम बाजार जा रहा है। तो करीम बाजार जा रहा है तो इसका हो जाएगा करीम का करीम लिख देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, जा रहा है तो यहाँ पे इज, करीम एक वचन है इसलिए इज सिंगुलर है, और फिर गो में ING, गोइंग, इज गोइंग टू द मार्केट, मार्केट इस प्रकार से बन जाएगा। अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल, करीम बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा करीम इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तीसरा देखिए कहाँ, क्या करीम बाजार जा रहा है, ठीक है। क्या करीम बाजार जा रहा है, तो यहाँ देखिए ये इंट्रोगेटिव वाक्य है तो इसमें करीम है तो इसलिए इज आगे आ जाएगा। इज मतलब क्या, इज करीम गोइंग टू द मार्केट। चौथा देखिए, क्या करीम बाजार नहीं जा रहा है, जा रहा है तो हो जाएगा इज, या एजेंट लगा देंगे सुबह, एजेंट करीम गोइंग
टू द मार्केट। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इज करीम नॉट गोइंग टू द मार्केट। इस तरह से बन जाएगा, दोनों तरीके से सही है। तो ये हो गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। करीम बाजार से क्या खरीद रहा है? देखिए सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव वाक्य, तो यहाँ हो जाएगा क्या का वाट आगे जाएगा। वाट इज करीम, खरीदना का बाइंग फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट मतलब बाजार से। ठीक है, बाजार से क्या खरीदना है। ये पांचवा एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार देख लो, करीम बाजार से, यहां समझ लीजिए किसके लिए है, किसके लिए कपड़े खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा इज करीम किसके लिए, किसके लिए को पहले लिखेंगे, सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव वाक्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लियर है, फॉर हुम मतलब किसके लिए। इज करीम बाइंग the clothes from the market, from the market। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सातवां देखो, करीम बाजार से कब नहीं आ रहा है, करीम बाजार से कब नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा व्हेन इज करीम नॉट कमिंग फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट बाजार से। इस तरह से, तो इस तरह से देखिए हम कुछ वाक्यों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से ट्रांसलेशन किए हैं। इसी आधार पे हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी हम वाक्यों का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, वे बाजार जा रहे हैं। ठीक है, वे बाजार जा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा दे आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, नौवां देखिए, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम, आई के साथ एम लगेगा, नॉट ईटिंग मैंगोज। ठीक है, मैं बाजार से मतलब मैं आम नहीं खा रहा हूँ। 10वां देखो, क्या तुम आ रहे हो। ठीक है, क्या तुम आ रहे हो, तो इसका हो जाएगा
आर, यहाँ आर का प्रयोग होगा यू के लिए। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग, ठीक है। क्या हम जा रहे हैं? तो इसका हो जाएगा आर वी गोइंग, ठीक है। इस बार छोटे मोटे वाक्य का हम आराम से पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम अनुवाद कर दिए हैं। इसी प्रकार वाक्य कैसा भी हो, आप इसी नियमों का प्रयोग करते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहचान पहले जान लेते हैं। पहचान, चुका है, चुकी है, चुकी है और चुके हैं, चुके हैं, ये सभी वाक्य के अंत में आते हैं, ठीक है। तो पहचान में क्या है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आते हैं। अब इसके नियमों को भी मैं आपको संक्षेप में, ठीक है, पॉइंट वाइज बता देता हूँ। तो अगर अफर्मेटिव हो, ठीक है, तो अफर्मेटिव में क्या करना है? हैज या हैव का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिए, परफेक्ट टेंस है। निगेटिव, हैज हैव तो लगेगा ही, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव, तो इसमें क्या होगा? इंट्रोगेटिव में हैज या हैव आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट के, ठीक है, और फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस शेष वाक्य। ये फर्स्ट टाइप का होगा। और सेकंड टाइप में क्या होता है? WH लगेगा, फिर हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस शेष। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट टाइप होगा, तो यहाँ पे हैज, हैव के बाद नॉट लगा सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ऐसे लग जाएगा। और सेकंड टाइप में WH के बाद हैज, हैव प्लस नॉट लगा सकते हैं या सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम परफेक्ट टेंस का भी हम अनुवाद करेंगे। तो नियम मेरा ये है, इसी नियम के आधार पे हम परफेक्ट टेंस का अनुवाद करते हैं। जैसे राम कपड़े खरीद चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे राम जो है सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज लगेगा। राम हैज, खरीदना का होता है बाई का बॉट होता है, BOUGHT, बाई, बॉट, बॉट, ठीक है, बाई का थर्ड फॉर्म। राम हैज बॉट द क्लॉथ्स, कपड़े खरीद चुका है। दूसरा देखियो, तुम खाना नहीं खा चुके हो, तो इसका हो जाएगा, ये प्लूरल है, यू हैव नॉट ईटन द फूड,
यहाँ पे ईट, एट, ईटेन, थर्ड फॉर्म। यू हैव नॉट ईटेन द फूड। क्या वे बाजार जा चुके हैं? तो यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे हो जाएगा हैव, क्या के लिए? दे गॉन, थर्ड फॉर्म गो, वेंट गॉन, गॉन टू द मार्केट। ठीक है, ये थर्ड एग्जाम्पल था। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए इसी प्रकार। क्या मैं तुम्हारा काम समाप्त कर चुका हूँ? तो इसका हो जाएगा मैं के लिए हैव लगता है, हैव आई। अब इसका कंप्लीटेड समाप्त करना, कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है, इसी का पांचवा एग्जाम्पल देखिए। मैं तुम्हारा काम कब कर चुका हूँ? ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका हो जाएगा हैव आई। यहाँ पे कब का पहले लिखेंगे, तो इसे हो जाएगा व्हेन। तो इसके बाद हैव सहायक क्रिया, हैव आई। काम करना का क्या होता है? डन, डन योर वर्क। ठीक है, इस प्रकार एक और एग्जाम्पल लिखिए। तुम यह क्यों नहीं कर चुके हो? तुम यह कब क्यों नहीं कर चुके हो? तुम यह क्यों नहीं कर चुके हो? तो यहाँ पे हो जाएगा वाई हैव यू नॉट डन, यह का हो जाएगा इट। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि हम कितने आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। बस आप थोड़ा सा ध्यान सिंगुलर प्लूरल का जो नियम है उसको मत भूलिए, बस आप आसानी से वर्ब का प्रयोग करते हुए कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगले टेंस में आता हूँ जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है, इसका पहचान पहले समझ लीजिए क्या है। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो आएगा विथ टाइम, समय के साथ। ठीक है, इसमें समय दिया रहेगा, कुछ समय दिया रहेगा, निश्चित समय, अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस 1994, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ये सिंस का प्रयोग है। फार 2 hours, फार 3 hours। ठीक है, अगर क्लॉक होगा तो जैसे सिंस 2 o'clock, ऐसे सिंस 2 hours, सिंस 2 hour नहीं होगा, फार 2 hours। ठीक है, फार मंथ्स, फार ईयर्स। तो यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं टाइम के लिए। और इसमें रहा, रही, रहे, ये सब आएगा। ये कंटीन्यूअस टेंस की तरह दिखता है, लेकिन ये इसमें समय रहता है, तो इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। तो अब इसका नियम समझ लीजिए। अफर्मेटिव अगर रहेगा तो अफर्मेटिव में क्या होता है? हैज, हैव,
बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ठीक है। और निगेटिव में हैज, हैव, फिर उसका नॉट आएगा, तब बीन आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइम में हैज, हैव, फिर उसका सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। सेकेंड टाइम में WH, फिर हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए फर्स्ट टाइप होगा तो हैज, हैव, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और सेकंड टाइप में WH आएगा, फिर हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा रूल है कि किस प्रकार हाउ टू ट्रांसलेट इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये तो मेरा हो गया। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं। मैंने बताया था कि हैज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो जैसे आई है तो आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो ये तो मेरा विषय है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। उस एग्जांपल से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने में आराम मिलेगा। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ का मैं कहूँगा आई के साथ हैव, ठीक है, कर रहा हूँ, रहा रही जाए और समय भी दिया है। आई हैव बीन वेटिंग, इंतजार करना का वेटिंग, ठीक है। वेट के साथ फार आता है इसलिए वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा, ठीक है। कितना समय से, अनिश्चित समय है इसे फार हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, इस तरह से बन जाएगा। मतलब मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तो हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। और अगर ये रहता है कि वह 2 बजे से गाना गा रहा है तो उसका हो जाएगा ही हैज बीन, गाना का होगा सिंगिंग, ही हैज बीन सिंगिंग, और गाना गा रहा होगा सिंगिंग अ सॉन्ग। कब से? 2 बजे से। यहाँ सिंस लग जाएगा, सिंस मतलब निश्चित समय के लिए, सिंस 2 o'clock, इस से हो जाएगा। तो यहाँ निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। बाकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि यह कंटीन्यूअस टेंस है। और देखिए उदाहरण, थर्ड एग्जांपल, वह 1995 से इस घर में नहीं रह रही है। वह 1995 से इस घर में नहीं रह रही है तो इसका हो जाएगा सी, सिंगुलर है, हैज नॉट बीन, रहना का होता है लीव, लिविंग,
इन दिस हाउस, इस घर में सिंस 1995। ठीक है। चौथा देखो, क्या वे कई महीनों से नहीं नहा रहे हैं? क्या वे कई महीनों से नहीं नहा रहे हैं? यहाँ हो जाएगा हैव दे नॉट, नहाना को होता है टेक बाथ, नॉट टेकिंग बाथ, टेकिंग अ बाथ कई महीनों से, अनिश्चित समय, फॉर मेनी मंथ्स। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, क्या मेरे पिताजी को सुबह से बुखार आ रहा है? ठीक है, तो क्या हो गया, क्या मेरे पिताजी को सुबह से बुखार आ रहा है? यहाँ पे मेरे पिताजी सिंगुलर है, तो इसका हो जाएगा हैज माई फादर बीन, बुखार आना, सफरिंग फॉर फीवर, बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सुबह से, निश्चित समय है सिंस मॉर्निंग। ठीक है। और देखो एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से क्या नहीं पका रहा है? वो 2 घंटे से क्या नहीं पका रहा है? तो यहाँ पे वह सिंगुलर है, तो इसका हो जाएगा हैज ही, क्या नहीं पका रहा है। तो क्या जो होता है ये वाक्य के मध्य में आया है, तो इसको हम क्या करते हैं, उसको शुरुआत में लिखते हैं, व्हाट हैज ही नॉट, पकाना क्या होता है, कुकिंग, कुकिंग 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। इस तरह से। तो इस प्रकार देखिए कि हमने आपको कुछ एग्जाम्पल से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसों का ट्रांसलेशन करना बताया। इसी के आधार पे आप आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं और अपने अभ्यास को पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और मैं अपने आने वाले वीडियो में जिसे प्रेजेंट का मैंने आपको बताया है, उसके बाद मैं आपको पास्ट का और फ्यूचर का मैं आपको ट्रांसलेशन करना बताऊंगा। तो आप मेरे उस वीडियो का इंतज़ार करिएगा और उस वीडियो को मैं बहुत जल्द ही आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।